Hello everyone, welcome you all on this basic electrical engineering lecture series. मॉड्यूल 1 चल रहा है डीसी सर्किट्स। मैं हूं सुनील अग्रवाल जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। ये है वीडियो नंबर 13, लेक्चर नंबर 13। लास्ट के जो दो वीडियोस हुए हैं नंबर 12 एंड नंबर 11 वो केवीएल के ऊपर बेस्ड थे, मैश एनालिसिस के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें हमने प्रोसीजर और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। ठीक है, अभी भी सेम टॉपिक कंटिन्यू है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ हो उन केसेस को कैसे डील करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है कि मैश एनालिसिस ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें जहाँ पर करंट सोर्स अप्लाई है। राइट, तो करंट सोर्स बेसिकली सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो कोई अगर करंट सोर्स ऐसा केस हो, हमारे पास एक करंट सोर्स है, मान लीजिए ये है कुछ एम्पियर का, आई एम्पियर का। ये करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज़ में, ठीक है, आर। तो ये मैंने शायद आपको आई थिंक डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ये सेम करंट है जो पूरी ब्रांच में फ़्लो होगा। इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब किसी भी ब्रांच में अगर कोई करंट सोर्स लगा है और उसके साथ सीरीज़ में कोई भी एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, उस एलिमेंट को कभी भी हम कंसिडर नहीं करते इक्वेशंस में। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेम ब्रांच में अगर एक करंट सोर्स लगा है तो करंट उस ब्रांच में वही फ्लो करेगा जो वहाँ पर लगा हुआ है। उसका कोई भी अदर कंसिडरेशन किसी भी एलिमेंट का उस केस में नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, करंट सोर्स सर्किट में कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ करंट सोर्स लगा हो। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि करंट सोर्स आपका एक इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह से अपीयर हो। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब कि एक ऐसी ब्रांच जो किसी दूसरे मैश के साथ कनेक्ट ना करती हो। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं कुछ, मान लो ये करंट सोर्स लगा हुआ है, बाकी कुछ सर्किट इस तरह का है। एक सिंपल सा सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करंट सोर्स है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है जिसमें आपको कोई भी दूसरा मैश इन्वॉल्व नहीं है। ये करंट सोर्स इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, ये करंट सोर्स यहाँ की बजाय यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स व्हेन द ब्रांच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर मैश। दूसरा केस पॉसिबल है जब आपका करंट सोर्स कहीं ऐसी जगह कनेक्टेड हो जहाँ पर दो मैश के बीच में वो आ जाए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से दो केसेस हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो करंट सोर्स है ये इन दोनों मैश के बीच में इन्वॉल्व है, आया हुआ है। राइट, तो ये बेसिकली दो चीज़ें आपको यहाँ से कंसिडर करनी है हमेशा। दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक ऐसा केस आएगा जब करंट सोर्स आपका एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच जो किसी दूसरे मैश के साथ कनेक्टेड ना हो। दूसरा केस आएगा जब करंट सोर्स एक ऐसी जगह लगा हो जहाँ वो दो मैश के साथ अटैच्ड हो, दो मैश के साथ बीच में आ रहा हो। तो इन दोनों ही केसेस में हम कैसे डील करेंगे। सी, ये वाला जब केस बनेगा, सेकंड वाला केस, ये केस कहलाता है मैश एनालिसिस में सुपर मैश केस। ठीक है, ये वाला केस कहलाता है सुपर मैश केस। सुपर मैश केस मतलब जब किसी सर्किट में एक करंट सोर्स दो मैश के बीच में अपीयर हो, उस केस में बनता है सुपर मैश। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर केस आएगा तो इस केस में सुपर मैश नहीं बनता है। राइट, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सुपर मैश क्या होता है, किस केस में बनाया जाता है, और अगर सुपर मैश नहीं बन रहा है तो इस तरह की कोई कंडीशन हमारे साथ बन रही है। बस ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम करंट सोर्स वाले क्वेश्चंस मैश एनालिसिस से करेंगे। बाकी जो मेथडोलॉजी है, जो प्रोसीजर है, वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस उस केस में नहीं होता है जब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, क्योंकि क्वेश्चन से हमें बेटर समझ में आएगा। दोनों केसेस का सबसे पहले एक एक क्वेश्चन क्विकली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई सर्किट है हमारे पास जिसमें यहाँ पर लगा है करंट सोर्स,
ये एक रेजिस्टेंस लगाया है, ये एक बैटरी लगी है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। मान लीजिए 10 वोल्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 2 एम्पियर। ये एक सर्किट है। आपसे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द करंट आई, और इस तरह से सर्किट में दे दिया गया है कि फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। फाइंड आई बाय मैश एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। यू हैव टू फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग मैश। अब इस तरह के केसेस में जो आई करंट है ये 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी मार्क करके दी है। तो इस तरह के केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको फाइनली एक आंसर बताना है। वो आंसर एक ऐसा करंट होना चाहिए जो 5 ओम में फ्लो कर रहा हो, और दूसरी चीज़ उसकी जो डायरेक्शन है वो यही होनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन मार्क करके दी गई है। बस इतना ही मीनिंग यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, बाकी और कोई मीनिंग इसका नहीं है। सर्किट को एनालाइज करते हुए हम कुछ देर के लिए इस डायरेक्शन को और इस करंट को भूल जाते हैं कि ये यहाँ पर दिया गया है। हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें ना ये डायरेक्शन है ना ये आई है, बस ये 3 मैश का एक सर्किट हमें दिखाई दे रहा है जिसको हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करने के हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहले मैश 1, मैश 2 और मैश 3, 3 मैश हमारे पास है। तीनों मैश का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास होता है कि तीनों मैश का एक एक अननोन करंट होना चाहिए। तो विल एज्यूम हियर I1, I2, I3, ये तीनों करंट हो गए। तीसरा स्टेप हमारे पास है कि अगर सर्किट में कोई भी बैटरी है तो उसकी पोलैरिटी मार्क करें, उसके बाद रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मार्क करेंगे। तो 10 वोल्ट का पोलैरिटी दिया है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे। उसके अलावा कोई वोल्टेज सोर्स यहाँ नहीं है, बैटरी नहीं है। बाकी बचे जितने रेजिस्टेंस हैं उनकी पोलैरिटी मार्क कर देते हैं। 2 ओम में I3 करंट जाएगा, I3 यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव। 5 ओम में I2 करंट जाएगा। मैंने कहा था I को अभी हम भूल रहे हैं, तो देयर इज़ नो I एंड नो डायरेक्शन। अभी फ़िलहाल के लिए ना I है ना डायरेक्शन है, I2 है सिर्फ, जो कि इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ये है I2। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, राइट। 10 ओम में I1 ऊपर से आएगा, I2 नीचे से आएगा। I1 को बड़ा लेके I2 को छोटा लेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है वो I1 वाली रहेगी। I1 माइनस I2 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। 3 ओम में ऊपर से I2 आ रहा है, नीचे से I3, तो नेट करंट जो हो गया वो हो गया I2 माइनस ऑफ I3, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। दैट्स इट, हो गए सारे एलिमेंट पूरे। इतना स्टेप्स सेम है, सब कुछ हमने किया, सेम किया। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो इक्वेशन लिखने से पहले वो क्या करना है हमें, वो स्टेप है कि जहाँ पर भी सर्किट में करंट सोर्स है उस सर्किट में उस करंट सोर्स को सबसे पहले आपको डील करना है। कैसे? अब देखिए, हमने देखा सर्किट में यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये वाला, राइट, ठीक है। इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा है एक रेजिस्टेंस। अगर आपको याद हो, हमने सोर्स कन्वर्जन पढ़ा था। सोर्स कन्वर्जन में हमने कहा था कि अगर करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन भी पॉसिबल है, लेकिन हम उसको करेंगे नहीं, बट जस्ट एक चीज़ सामने आई है तो उसको हम जस्ट यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो ये आपके पास सर्किट है, मैं जस्ट साइड में बना दे रहा हूँ। बाकी आगे का सर्किट AB टर्मिनल मैंने बताए थे पहले भी, AB, ये आपका A है, ये आपका B है, बाकी सर्किट एज इट इज़ कनेक्टेड है। यहाँ 10 ओम लगा हुआ है, यहाँ 2 एम्पियर है। तो इसको आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स में। डायरेक्शन के हिसाब से पोलैरिटी लगेगी। 10 ओम आपका सीरीज़ में आ जाएगा और V इक्वल्स टू I इंटू R, यानी कि 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B। तो आप चाहें तो इस करंट सोर्स को कन्वर्ट करके वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। जब आप इसको कन्वर्ट करके वोल्टेज सोर्स बना देंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले जब 3 मैश थे तो वो सॉल्व होके 2 मैश में कन्वर्ट हो गया सर्किट, क्योंकि ये जो पोर्शन था ये ख़त्म हो गया। अब इसकी जगह जब आप इसको लगाएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ 2 ही मैश सर्किट में है, राइट।
तो ये एक मेथड हो सकता है जो सर्किट को रिड्यूस करके हम आगे फर्दर सर्किट को सिंपल करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करके बना दें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस तरह का कोई केस हमें दिया गया हो, पहली तो चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन के लिए आपसे जो करंट निकालने को कहा था वो 5 ओम में है, बट अगर ये करंट आपको 10 ओम में निकालने के लिए कह दिया जाता जो कि यहाँ लगा हुआ है, उस केस में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले जो 10 ओम का करंट यहाँ लगा था, जिसमें यहाँ से कोई करंट जा रहा था आई, अब वो 10 ओम का करंट हटा के आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया सीरीज़ में, तो ये जो आई है, ये आई करंट अब ये सेम नहीं होंगे, ये और ये करंट सेम नहीं हो सकते कभी भी। उस केस में आपका जो आंसर है वो हमेशा गलत ही आएगा, वो कभी ठीक आ ही नहीं सकता। तो ये हमेशा हमें कन्वर्जन करते हुए, रिडक्शन करते हुए ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसा केस हो और हम गलती ना कर बैठें, ठीक है। इससे बेटर है कि सर्किट को एज इट इज़ हम आगे लेकर चलें, कन्वर्जन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी जिससे सर्किट बहुत आसान हो जाता, हम सॉल्व कर सकते थे। आप लोग कर सकते हैं सेपरेटली इस क्वेश्चन को कॉपी में कन्वर्जन करके, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन की, बिकॉज द करंट आई जो 5 ओम में फ्लो कर रहा है वो पूछा गया है, और 5 ओम में जो करंट है उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, वो अभी भी सेम जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है इस केस में। फ़िलहाल हम करंट सोर्स के साथ सीख रहे हैं तो हम करंट सोर्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जहाँ करंट सोर्स लगा है हम उसको डील करेंगे। सबसे पहले कैसे डील करेंगे? देखिए I1 जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, नीचे से ऊपर को जा रहा है, ये है, और जो 2 एम्पियर है वो नीचे से ऊपर से नीचे को आ रहा है, दोनों अपोजिट हो गए। अब अगर दोनों अपोजिट हो गए तो हम डायरेक्शन चेंज करके उनको सेम कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अगर 2 एम्पियर नीचे को करने की बजाय हम ऊपर को कर दें तो आ जाएगा -2, जो कि I1 की डायरेक्शन में हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं वी हैव I1 इज़ -2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है सामने। इसका मतलब क्या हुआ, हमें I1 का आंसर मिल गया, तो -2 एम्पियर है। अब जब I1 का आंसर मिल गया तो अननोन 3 थे, 3 में से एक अननोन का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब 3 अननोन का जब हमें 3 अननोन में से एक अननोन का आंसर हमें मिल चुका है, बचे 2 अननोन। 2 अननोन के लिए 3 इक्वेशन तो नहीं हो सकती, सिर्फ 2 इक्वेशन होंगी। और वो 2 इक्वेशन कहाँ से बनेंगी? वो 2 इक्वेशन एक मैश 2 से बनेगी और एक मैश 3 से बनेगी। क्यों? क्योंकि मैश 1 में जो I1 करंट था उसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई करंट सोर्स एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच सर्किट में आता है, उससे आप एक करंट की वैल्यू हमेशा निकाल पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड आउट वन पर्टिकुलर मैश करंट बाय यूजिंग दैट करंट सोर्स। उसको निकालने के बाद आपको इस करंट सोर्स को कुछ देर के लिए हाइड करना है। लेट अस से दिस इज़ नॉट अवेलेबल हियर। अब अगर ये करंट सोर्स यहाँ नहीं है तो ये पूरी तरह से ओपन हो गया। ये ओपन हो गया तो मतलब ये पोर्शन है ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन है, मीन्स यू हैव टू डील विद ओनली दिस मच ऑफ सर्किट फर्दर। आपको सिर्फ इतने ही सर्किट से डील करना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। जहाँ जो करंट लिखा है वो वहाँ उतना ही रहेगा, जो पोलैरिटी लगी है वो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। बस सिर्फ इतने पोर्शन को हाइड करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो मैं इस पोर्शन को हाइड कर देता हूँ, ये है ही नहीं अब। बाकी आगे हम बढ़ते हैं क्विकली इसको सॉल्व करने के लिए। हम क्या लिखेंगे, फॉर मैश 2। मैश 2 को सॉल्व करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, +5 I2, ऊपर से नीचे को +3 I2 - I3, इधर कुछ भी नहीं है, ऊपर चलेंगे -10 I1 - I2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 I2 + 3 I2 - 3 I3 - 10 I1 + 10 I2 इज इक्वल्स टू 0। I1 इक्वल्स टू -2 है, पुट कर देते हैं वैल्यू को। I1 इक्वल्स टू -2 है तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 5 3 8 एंड 10 18 I2 - 3 I3 इज इक्वल्स टू के उधर हो गया है 10 I1 प्लस का, और I1 है -2 तो ये हो गया -20। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर मैश 3 की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले मिलेगा +2 I3
उसके बाद प्लस 10, इधर जाएंगे -3 I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2I3 प्लस 10 -3I2 प्लस 3I3 इक्वल्स टू 0, और -3I2 3 to 5 प्लस का 5I3 इज इक्वल्स टू -10। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन गई। 3 में से ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये 2 इक्वेशन अननोन है, इन दोनों में जो अननोन है वो I2 और I3 ही है, तो मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इस बार जो A1 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी I2 की वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर है आपका ये I2 I3 एंड देन कांस्टेंट। तो दिस विल बी 18 -3 -20 -3 5 -10। सॉल्व किया, हमें मिला I2 इज इक्वल्स टू -1.604 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल्स टू -2.962 एम्पियर। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, हमसे अब फाइनली क्या करना है, इसके बाद इतना करने के बाद, मैश करंट फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखते हैं कि सर्किट में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड द करंट I है यहाँ पर, अब हमें इसका यूज़ है। अब हम देखते हैं करंट I इज इक्वल्स टू, जो सर्किट में क्वेश्चन में दिया था मार्क करके, उसकी डायरेक्शन और जो हमने मार्क किया है उसकी डायरेक्शन क्या सेम है। हमने देखा कि I और I2 दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, सर्किट करंट जो I है वही I2 है, डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि -1.604 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन इज द आंसर। डायरेक्शन हम यही रखेंगे क्योंकि सर्किट में यही डायरेक्शन मार्क करके हमें दिया है। अगर डायरेक्शन मार्क करके ना दिया होता, यहाँ लिखा होता सिर्फ I और ये डायरेक्शन ना होता, तो तब हम इसको पॉजिटिव बना के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं और I इज इक्वल्स टू 1.604 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। दोनों ही सेम केस है, वी कैन डू द सेम थिंग इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा जिसमें करंट सोर्स एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एम्पियर हो रहा है। अब आगे फर्दर हम एक केस ऐसा लेंगे जिसमें करंट सोर्स सेंटर में आएगा। तो एक क्विकली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, बहुत छोटा सा। एक करंट सोर्स लगा है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक करंट सोर्स एंड यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, मान लीजिए। मतलब हमने बीच में एक करंट सोर्स ले लिया है। लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 एम्पियर, 10 ओम। ठीक है, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमसे जो करंट पूछा गया है, क्वेश्चन एज्यूम कर लिया हमने कि फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट इन 5 ओम। 5 ओम ये है, इसमें हमसे करंट पूछा है। तो स्टेप्स हम सबसे पहले फॉलो करते हैं। स्टेप्स में हम कहते हैं कि मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, मैश नंबर 3, दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, तीनों करंट हो गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है पोलैरिटी मार्क करना सारे के सारे एलिमेंट्स की। सबसे पहले वोल्टेज की, प्लस माइनस, दैट्स इट। उसके बाद रेजिस्टेंस की पोलैरिटी, 2 ओम में करंट जाएगा इधर से इधर को, तो ये है आपका I1 करंट, ये प्लस ये माइनस। I2 करंट 3 ओम में जाएगा इस डायरेक्शन में, I2 ये प्लस ये माइनस। 10 ओम में करंट ऊपर से नीचे को आएगा, I3 ये प्लस ये माइनस। 5 ओम में I1 और I2 दोनों हैं, I1 ऊपर से आएगा, I2 नीचे से आएगा। I1 को बड़ा मान लेंगे, नीचे की डायरेक्शन रहेगी, I1 माइनस I2 करंट हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और इस वाली ब्रांच में I2 को बड़ा मान लेंगे, I3 को अगर छोटा मानते हैं तो करंट हो जाएगा I2 माइनस I3, ऊपर से नीचे की तरफ। ये काम हो गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैंने आपको बताया कि करंट सोर्स जहाँ भी लगा है सबसे पहले उसके लिए हमें काम करना है। पिछले वाले केस में हमने लिख दिया था, अगर आप पिछले वाला केस याद करें तो हमने वहाँ पर लिख दिया था कि I1 इक्वल्स टू -2 एम्पियर, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा था। सेम यहाँ पर भी हमें कुछ दिखाई देगा। करंट सोर्स जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर आपका जो करंट आ रहा है ऊपर से वो आ रहा है I2 माइनस I3। तो इस केस में आपको क्या करना है, दोनों अपोजिट हैं,
हमने देखा कि दोनों अपोजिट हैं, और अपोजिट के केस में हमें क्या करना होगा, एक कोई से भी एक करंट को हमें डायरेक्शन रिवर्स करनी है। अब चूंकि I2 माइनस I3 तो हमने ही असाइन किया है, तो हम 10 एम्पियर को ही रिवर्स करेंगे। इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो -10 हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और जब ये सेम हो जाएगी तो हमें मिलेगा यहाँ से I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है। ठीक है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चूंकि एक इक्वेशन लिखी जा चुकी है यहाँ से, देन आपको वही काम करना है जो हमने पिछली बार किया था। इस 10 एम्पियर करंट को, सोर्स को छुपा लेना है, हाइड कर लेना है। अब जब हम इसको छुपाएंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे, तो सर्किट में आपको जितना दिखाई देगा उतने के साथ आपको वर्क करना है। आपको क्या दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है और दूसरा ये पूरा एक पार्ट दिख रहा है, क्योंकि ये तो है ही नहीं बीच का। अब अगर ये नहीं है तो ये पूरा पार्ट एक ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको एक इक्वेशन जो बनानी है वो बनेगी यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी ये वाली इक्वेशन पूरी। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो हमने पूरा पोर्शन लिया, दिस इज कॉल्ड सुपर मैश, इसी को बोलते हैं सुपर मैश। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर मैश 1 M1, फॉर मैश M1 इक्वेशन क्या बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर गोइंग इन क्लॉकवाइज, प्लस का 2I1, नीचे आएंगे प्लस का 5I1 माइनस I2, इधर चलेंगे, ऊपर चलेंगे माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 2I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 7I1 माइनस 5I2 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर मैश M2 एंड M3, या फिर आप लिखेंगे फॉर सुपर मैश। ठीक है, ये है हमारा पूरा सुपर मैश। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, यहाँ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलते चलेंगे, प्लस का 3I2, इधर बढ़ जाएंगे, नीचे आएंगे, प्लस का 10, करंट है I3, प्लस का 10 I3, आगे चलेंगे, इधर कुछ नहीं है, ऊपर चलेंगे, माइनस का 5I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3I2 प्लस 10I3 माइनस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 0, एंड माइनस 5I1, 5 और 3 8, प्लस का 8I2 प्लस का 10I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, इस इक्वेशन में I1 I2 I3 तीनों हैं, इस इक्वेशन में I1 नहीं है, इस इक्वेशन में I3 नहीं है, मतलब यहाँ I1 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ I3 का कोफिशिएंट 0 है। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, 3 अननोन्स हैं, I1 I2 I3। ठीक है, सो I1 यहाँ नहीं है तो हम I1 का कोफिशिएंट लेंगे 0, A1 0 हो गया, B1 है आपके पास 1, C1 है आपके पास -1, D1 है आपके पास, सॉरी ये इक्वेशन मोड चेंज करना होगा हमें पहले, तो अननोन्स है 3। ऑल राइट, सो A1 है 0, B1 है 1, C1 है -1, D1 है -10। फर्दर हियर इक्वेशन नंबर 2, I1 का कोफिशिएंट है 7, I2 का है -5, I3 यहाँ नहीं है तो 0 लिखेंगे, देन कांस्टेंट इज 10, देन I1 का है -5, I2 का है 8, I3 का है 10 एंड कांस्टेंट इज 0। पहले वैल्यूज चेक कर लेते हैं सारी। A1 इज़ 0, I1 नहीं था यहाँ पे, करेक्ट है। B1 इज़ 1, C1 इज़ -1, D1 इज़ -10, देन A2 इज़ 7, B2 इज़ -5, C2 0 रहेगा, D2 10, देन A3 -5, B3 इज़ 8, C3 इज़ 10, D3 इज़ 0। ठीक है, करेक्ट है। वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। I1 का -3.168 एम्पियर, I2 -6.435 एम्पियर, I3 3.564 एम्पियर। ठीक है, तीनों करंट आ गए। इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जाएंगे जहां कहा गया था कि फाइंड द करंट इन 5 ओम। क्या लिखेंगे फाइनली, करंट इन 5 ओम इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2 दैट इज -3.168 माइनस माइनस प्लस 6.435 दैट इज इक्वल्स टू
6.435 माइनस 3.168 3.267 एम्पियर। पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी जो हमने मार्क कर रखी है, दिस इज़ द डायरेक्शन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सुपर मैश वाला केस या करंट सोर्स कहीं भी सर्किट में लगा हो, किसी भी तरह से लगा हो, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैश एनालिसिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो थ्योरम्स आएंगी उन थ्योरम्स में मैश एनालिसिस अप्लाई करके हम सारे आंसर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैश एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो बहुत आसान है, बहुत इजीली हम उससे किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है। उन अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं आपको उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको उनको सॉल्व करते हुए अप्लाई करना है, उसमें केवीएल और मैश एनालिसिस के थ्रू कैसे उनको सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्व आप ही को करने होंगे, आंसर्स आप ही को निकालने होंगे, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।